अब क्या होगा कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आप हर 5 दिन के अंदर बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो नीट 25 के अंदर। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि नीट 21 में मैंने खुद 355 स्कोर किया था और नीट 2022 में मैंने 345 स्कोर किया था। और जिसको नहीं पता है कि भैया 345 स्कोर तो क्या स्कोर है, तो नीट 22 में पहली बार बायोलॉजी जैसे आप अभी प्रैक्टिस करते हो, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन, वो पहली बार पूछे गए थे। और हम लोग में से कोई भी जो उस साल अटेम्प्ट कर रहा था पेपर, कोई भी वैसा बायोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करके गया था, ना ही एक्सपेक्ट कर रहा था बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स। और टेस्ट सीरीज में भी जो हमने बायो प्रैक्टिस की थी वो सिंगल ऑप्शन वाले बायो की प्रैक्टिस की थी, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब उस जगह पे जाके एकदम पहली बार वैसा क्वेश्चन देखना और अच्छा और 345 लाना, आई कंसिडर इट एज अ गुड स्कोर। और उसमें उस साल जो है 4 कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे गए थे बायो के ही अंदर, और इसी कारण जो मेरा स्कोर है वो 345 पे अटक गया था, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन टिक किया था वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन एनसीईआरटी में ही वो गलत दिया है ये मुझे नहीं पता। तो मैं तो एनसीईआरटी याद करके गया था, मैंने उसको रिवाइज किया था हमेशा, मैंने और कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी थी। तो मेरा वो जो ऑप्शन है वो गलत हो गया था, क्योंकि एनटीए ने उस साल कंसेप्चुअली करेक्ट आंसर को सही माना था। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस साल जितने भी टीचर्स ने इसको एनालाइज किया था वो बता रहे थे कि ये ऑप्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। इसलिए मेरा जो स्कोर था वो 345 पे आ गया था। और मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो प्रैक्टिस करी थी वो ऐसा था जिससे मुझे एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता थी। और इस चीज़ को करने के लिए मैंने काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखा था। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया या कि बहुत ज़्यादा टाइम रिवाइज कर लिया। मैंने जो किया था मैं आपको वो बताने वाला हूँ आज। और आप अगर वो चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो आप भी 360 के पास पहुँच सकते हो। 350, 355, 360, ये तो आप उस दिन पे डिपेंड करता है कि आप 350 स्कोर करोगे या 360 स्कोर करोगे। लेकिन 345 से ऊपर कैसे लाना है वो आप डेफिनेटली ये करके अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो एक अच्छा क्वेश्चन पेपर अप्रोच कैसे करना है बायोलॉजी का, वो प्रैक्टिस किया था। दूसरा, रिविजन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। उसका जो शेड्यूल है, कैसे फ्रीक्वेंट रिविजन करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और एनसीईआरटी का यूज़ करने से मुझे क्या फायदा हुआ था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पेपर को कैसे आपको अप्रोच करना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपको सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, ये आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा है, इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर इन चारों में से कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है, कौन सा ट्रू है पूछा गया है, या कौन सा फॉल्स है ये पूछा गया है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लेना है और फाइनल ऑप्शन मार्क करने से पहले जो अंडरलाइन वर्ड है उसको एक बार देख लेना है, फिर अपना फाइनल आंसर टिक करना है। ऑल्सो कई बार जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहला जो लाइन होता है वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसमें से आपको 2-3 ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर लास्ट में आपको ए एंड बी एंड सी ऐसे ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। लेकिन वो ऊपर लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट और लास्ट में पूछते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लोग इस करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूछा तो हुआ होता है उन्होंने इनकरेक्ट, लेकिन लास्ट में उन्होंने करेक्ट देख के जो आंसर है वो इनकरेक्ट के बजाय करेक्ट वाला टिक कर देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान देना है कि मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आता है, बस आपको गलती नहीं करनी है। टीचर ने आपको सब कुछ पढ़ाया है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, कुछ नया नहीं पूछा जाए। ऑल्सो हमेशा ट्राई करना है कि आपको कभी भी ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन पढ़ा आपने और जो उसका राइट ऑप्शन है आपके दिमाग में आपने उसको टिक कर दिया, जो कि ये वाला मेथड है। ठीक है, आपने ये देखा ही नहीं कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। आपको हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। इससे क्या है कि आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आप गलत ही नहीं करोगे क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप कभी गलत नहीं करोगे, सिली मिस्टेक्स एकदम कम हो जाते हैं। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे पहले बायोलॉजी जो मैं अटेम्प्ट करता था उसमें मैं जानते हुए भी 320, 310 पे अटक जाता था। लेकिन बाद में जब मैंने ये प्रैक्टिस किया तो जो सिली मिस्टेक से काफ़ी कम हो गए, और जो मुझे अगर आता है क्वेश्चन तो मैं गलत नहीं करूँगा ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता है जो पूछा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हाँ ये होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं सही आंसर तक पहुँचता था, इसलिए जो मेरी एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाती थी। तो ये आपको ट्राई करना है। अगर आप इसको ट्राई नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत बच्चों को लग सकता है कि भैया इसमें टाइम काफ़ी जाएगा, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा नहीं जाता है। और टाइम अगर 2-3 मिनट बढ़ता भी है, 5 मिनट बढ़ता भी है, तो उससे जो एक्यूरेसी आपको मिलेगी वो उस टाइम के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ऑल्सो एटलीस्ट ट्राई करने की अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम ज़्यादा है तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही लेना है आपको आपके फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले। ठीक है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी इसको कर लेता है। ऑल्सो सेम चीज़ आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट 2-3 सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें भी आपको ऐसे ही अप्रोच करना है जिसमें आप हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, टिक कर लिया। फिर आपको देखना है कि क्या पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो जितने टिक वाले हैं उसको काउंट करके आप बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आप जितने इन क्रॉस वाले ऑप्शन है उसको देख के बता दो कि हाँ ये वाले जो ऑप्शन है ए बी एंड डी ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे अप्रोच करना है आपको स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन को भी। ऑल्सो बायोलॉजी के पेपर को आपको हमेशा 2 राउंड के अंदर अटेम्प्ट करना है, जिसमें फर्स्ट राउंड में आप 70 to 75 क्वेश्चंस जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लोगे। और सेकंड राउंड में जितने आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं, कंफ्यूजिंग एआर टाइप क्वेश्चंस लग रहे हैं, उसको आप अटेम्प्ट करोगे अपने सेकंड राउंड में। ये बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसमें आपके जो सिली मिस्टेक्स वाले चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने इजी क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर लिया, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो गया। फिर जब आपके पास टाइम बचेगा तब आके आप सेकंड राउंड में बाकी के 20-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। यही चीज़ मैंने किया था जब पहली बार बायोलॉजी हार्ड आई थी। ठीक है, और उसमें भी मैं 50 मिनट्स के अंदर ये कर पाया था। तो ये तो था मेरा बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का अप्रोच। अब
अब बात करते हैं जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे हाई स्कोर करने में हेल्प किया वो था फ्रीक्वेंट रिविजन। अब फ्रीक्वेंट रिविजन में जो मैंने आपको 36 डेज का शेड्यूल पहले ही दिया हुआ था, ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको ऊपर, इसको अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को देख लेना। यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आपको इस पहले 36 डेज को अप्रोच करना है। और इसमें जो 1, 2, 3 चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये एक्चुअल चैप्टर 1, चैप्टर 2 नहीं है, बल्कि इसको मैंने आपको हाई वेटेज के अकॉर्डिंग चार्ट दिया था, जिसमें मैंने आपको 12 चैप्टर्स लिख के दिए थे 12th के और 11th के। आपको इनमें से जो हार्ड चैप्टर्स लगते हैं उनको चूज करके वहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 वहाँ पे फिल करना था। मतलब आपने चूज करके इनमें से अपने 12 चैप्टर्स निकाल लिए और फिर उन चैप्टर 1, चैप्टर 2 की जगह वो जो आपने चूज किया है उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। और अगर आप इसको स्टार्टिंग में रिवाइज करते हो तो वो आप काफी बार रिवाइज कर पाओगे बाकी ईजी चैप्टर्स के मुकाबले, और बाद में आप गलती नहीं करोगे जहाँ से आप गलती करने के चांसेस हो सकते हैं आपके। ऑल्सो ये शेड्यूल जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया आपने तो बस एक चैप्टर एक दिन में रिवाइज करने दिया, तो ऐसे तो हम लोग काफी टाइम लग जाएगा और हम लोग ज्यादा टाइम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर शेड्यूल आप फॉलो करते हो तो आप ऑलमोस्ट 10 रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो वो चाहते हैं कि नहीं हम लोग भैया 15 टाइम्स 20 टाइम्स रिवाइज कर लें। उनको क्या करना है वो मैं इस शेड्यूल को पूरा समझाने के बाद बताता हूँ। ये शेड्यूल उनके लिए है कि जिनको अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं 1.5 घंटे देके ये जो शेड्यूल है वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी का 2 घंटा यूज करके वो अपना सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान दे सकते हैं। जो बायोलॉजी के उनके चैप्टर्स बच्चे हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, और बाद में जब कंप्लीट हो जाए तब ये फिर आके जो मैं पूरा शेड्यूल समझाने वाला हूँ और कैसे आप इसको मॉडिफाई करके 15-20 रिवीजन तक ले जा सकते हो उसको देख सकते हैं, और फिर वैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और चाहते हैं 15-20 रिवीजन करना, उस वीडियो को पूरा देखिए, उनको समझ आ जाएगा। तो ये तो शेड्यूल मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी, इस वीडियो में देख लेना आप उसको जाके 12 चैप्टर कैसे आपको करना है 36 डेज के अंदर। और उसके बाद का जो शेड्यूल है, आगे का शेड्यूल जो है 37 डेज के आगे का शेड्यूल, वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने उसको कंप्लीट कर लिया है और वो बोल रहे थे भैया आगे का शेड्यूल दो, तो वो यहाँ पे है। अब जो बच्चे अभी उसको स्टार्ट करेंगे तो 36 डेज तक आते आते 1.5 घंटे देकर वो रिवाइज करें, बाकी 2 घंटे यूज करके वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके कंप्लीट हो जाएंगे 36 डेज के अंदर, और उनके पास अब जो टोटल टाइम होगा बायोलॉजी के लिए वो होगा 3.5 आवर्स। तो अब 3.5 आवर्स काफी टाइम होता है रिविजन के लिए, और आपको क्या करना होगा कि अब उस 3.5 आवर्स में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो आपने यहाँ तक 12 चैप्टर रिवाइज कर लिया था, आगे का जो शेड्यूल होगा वो ऐसा होगा कुछ कि 37 डे को आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जिसको ऑलरेडी आपने 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया है उसको रिवाइज करोगे। डे 38 पे आप चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 को रिवाइज करोगे। डे 39 पे आप चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11 एंड 12 को रिवाइज करोगे। इस तरीके से आपने जितने चैप्टर्स पढ़े थे 36 डेज के अंदर वो आपके 3 दिन के अंदर रिवाइज हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो डे 40 को आपको नए चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट करने, जो आपने 12 चैप्टर सेलेक्ट किए थे उसके बाद के जो 12 चैप्टर्स है अब उनके रिवीजन आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि पहले वो 24 चैप्टर जो मैंने ऊपर बताया वो हाई वेटेज वाले उन्हीं को पहले कंप्लीट करना है, और बाद के जो बचे होंगे 8 चैप्टर्स होंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चैप्टर 13, चैप्टर 14 अपने हिसाब से जो आपको लगता है आपको ज़्यादा रिवाइज करना है उसको रख लो यहाँ पे, उसको आपको रिवाइज करना है डे 40 को। डे 41 को फिर 15-16 रिवाइज किया। 42 को आपने 13, 14, 15, 16 जो ये 2 दिन में आपने रिवाइज किया उसको वापस से रिवाइज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डे 43 को आपने 17, 18 नया चैप्टर स्टार्ट किया। 44 को 19, 20 रिवाइज किया, और सेम 17, 18, 19, 20 को आपने डे 45 के दिन रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब 47 में आपको क्या करना है कि वापस से जो चैप्टर्स आपने 42 को किया था वो वापस से आपको 47 के दिन रिवाइज करना है। डे 48 को आपको अब वापस से जो आपके पुराने चैप्टर्स थे चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपने क्या किया था वहाँ पे 4 चैप्टर्स रिवाइज किए थे, लेकिन इसको आपने ऑलरेडी 5 बार रिवाइज कर लिया। तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें 2 चैप्टर्स और ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको जो रिवीजन करने का टाइम है ऑलरेडी काफी कम हो चुका है, तो आप आराम से 3.5 घंटे के अंदर 6 चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। इसको हमने बना दिया ग्रुप ए। तो ग्रुप ए अब मैं जब भी लिखता हूँ तो आपको समझ जाना है कि आपको ये 6 चैप्टर्स जो आपने अपने अकॉर्डिंग चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंसिडर किया हुआ है उसको रिवाइज करना है। डे 49 को आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है जिसको हमने ग्रुप बी कंसिडर किया हुआ है, और डे 50 को आपको वापस से 17, 18, 19, 20 रिवाइज करना है। फिर डे 51 का यहाँ लिखा हुआ है। 52 में आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है, फिर वैसे ही सेम चीज़ चलेगा, और इस तरीके से करते करते आप पहुंच जाओगे डे 55 में, जिसमें आप ग्रुप डी रिवाइज करोगे। ग्रुप डी में आता है चैप्टर 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ठीक है। और डे 56 में आता है आपका ग्रुप सी जिसमें आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये हो गए आपके 4 मेन ग्रुप्स जिसमें आपके 24 चैप्टर्स आते हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स, और इन 4 ग्रुप्स को अगर आप बार बार रिवाइज करते हो तो 320 प्लस मार्क्स इन्हीं 24 चैप्टर से बनते हैं। बाकी के जो आपके 40 मार्क्स है वो आपके बचे हुए 8 चैप्टर से बनेंगे। तो अब क्या कर पाओगे आप कि ये क्योंकि आपने 4 ग्रुप्स ए बी सी डी इस लेवल तक पहुंच पाए हो कि आप ये 6 चैप्टर्स एक दिन में रिवाइज करते हो, तो आप 4 दिन के अंदर ये हाई वेटेड चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि डे 57 जो कि आपका पहला दिन का रिविजन इसको मानते हो, तो एक ग्रुप आपने रिवाइज कर लिया, अगले दिन आपने बी रिवाइज किया, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से हर 4 दिन पे अब आप इन हाई वेटेड चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। अब जो बचे हुए 8 चैप्टर्स है उसको आपको इंक्लूड करना है। ग्रुप ई में आपने बचे हुए 4 चैप्टर्स रखे जो कि काफी इजी चैप्टर्स है। लिविंग वर्ल्ड बहुत छोटा चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफी इजी चैप्टर है, प्लांट किंगडम में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, वहाँ एग्जांपल्स याद करने हैं, ब्रीदिंग काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। डे 62 में आपको बचे हुए फिर 4 चैप्टर्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो टिश्यू वाला चैप्टर है, और फ्रॉग और कॉकरोच जो इसमें आता है, प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर, लोकोमोशन वाला चैप्टर, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आपको इसमें करना है। ये हो गया ग्रुप एफ, ठीक है। तो ई आपने यहाँ रिवाइज किया था, एफ यहाँ रिवाइज किया था, ई को फिर से रिवाइज किया, एफ को फिर से रिवाइज किया, और बाद में ई और एफ को मिला के हम आगे ई बोलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी मैं ई बोल रहा हूँ आगे, तो अब आपको समझना है कि मुझे ये दोनों साथ में रिवाइज करना है, मतलब ये 8 चैप्टर्स अब आप साथ में रिवाइज करोगे 3.5 आवर्स के अंदर, क्योंकि एक तो काफी छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स है, इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे और आराम से आप इसमें ज्यादा टाइम देके फायदा नहीं। तो अब क्या होगा कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आप हर 5 दिन के अंदर बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो डे 66 ग्रुप ए, डे 67 ग्रुप बी, फिर अगले दिन ग्रुप सी, फिर डी,
एंड ग्रुप ई जिसका मतलब है ENF साथ में आपको रिवाइज करना है। और इस तरीके से अगर आप इस पेज पे चलते जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 36 डेज में सिर्फ 12 चैप्टर्स करवाए थे, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट करना था, तो आप ऑलमोस्ट टोटल 10 रिविजन्स कर पाओगे, क्योंकि इस दिन के बाद जो है आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप 3 रिविजन और कर पाओगे नीट के टाइम तक, ठीक है, डे 70 के बाद से, ठीक है। लेकिन मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप चाहते हो कि नहीं भैया 10 रिविजन तो काफी कम है, हम 15-20 बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपके पास 1.5 घंटे के बजाय 3.5 घंटे ऑलरेडी है पहले दिन से, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने यहाँ पे डे 1 डे 2 लिखा है, हर 2 दिन को मिला देना है जो काम है। डे 1 पे आपको चैप्टर 1 के बजाय चैप्टर 1 और 2 साथ में करना है, ठीक है। डे 2 को आपको चैप्टर 1 और 2 फिर से कर लेना है, मतलब आपने ये 4 दिन का काम 2 दिन में कर लिया। इस तरीके से जो मैंने 36 डेज के अंदर आपका 12 चैप्टर कंप्लीट करवाया वो आप 18 दिन के अंदर कर लोगे। उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है 18 डेज आपके पास है, वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और जहां पे आप लास्ट में सिर्फ 3-4 रिवीजन कर पाए थे, वो 3-4 रिवीजन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये तो हो गया शेड्यूल की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे मैंने एनसीईआरटी को यूज किया था और उससे मुझे क्या फायदा हुआ था, और आपको इस रिवीजन में एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई सोर्स यूज कर रहे हो रिवीजन के लिए, तो मैं प्रेफर करता था एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना, क्योंकि उससे 2 चीज थी। एक तो सेम लाइंस, बिना कोई चेंज किए सेम लाइंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो सही है गलत आपको बहुत जल्दी आप उसको पकड़ पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। नोट्स में क्या है कि उस लाइन को चेंज करके अपने वर्ड्स में लिखा देते हैं, तो हो सकता है कि आप उतना जल्दी उस आपके ब्रेन में स्ट्राइक नहीं करे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज किया तो आपको फिर नोट्स ही रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पे स्विच करना फिर आपका पूरा फ्लो बिगाड़ देगा। अगर आपने 2-3 बार नोट्स रिवाइज कर लिया, फिर नोट्स रिवाइज करो और 1-2 बार आप एनसीईआरटी रीड कर लेना बस, ठीक है। ऑल्सो बार बार कोई भी सेम चीज रिवाइज करने से आपकी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है, तो वो भी आपको काफी हेल्प करता है अपने एग्जाम में। तो चाहे आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हो, आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि ये मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी आपकी डेवलप हो पाए। और भले ही आपको चीज एक्जैक्टली याद ना हो, लेकिन आपको याद आएगा कि हाँ ये तो मैंने देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ यही था, ठीक है। तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा होता है, ये तो वर्ड में पहली बार सुनो, एनसीईआरटी में तो मेंशन ही नहीं है, वो तो गलती होगा, ठीक। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है अच्छे से। ऑल्सो इस रिविजन में तो मैंने बता दिया आपको या तो एनसीईआरटी या फिर नोट्स आपको यूज करना है, और अगर सिर्फ नोट्स आप यूज करें तो एनसीईआरटी को 1 से 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। एटलीस्ट 1 शॉट देख लेना एक बार विपिन सर की, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ एनसीईआरटी में ये लाइन्स लिखी हुई है और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो अगर आपने पहले सॉल्व किया हुआ है तो बहुत सही, और बहुत टाइम हो गया अब आपको याद नहीं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार आप देख लो, पहले पीवाईक्यू देख लो हर एक चैप्टर की। मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है वो चैप्टर्स जिसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब जब आप रिवाइज करो, मान लो एक दिन आपने चैप्टर पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अब आप सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, 3rd डिवीजन आ गया है उस चैप्टर का, अब आप सोच रहे हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, तो 3rd डिवीजन में आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इन चैप्टर्स के, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है मैंने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन, बायोटेक वाला जो प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, एप्लीकेशन वाला चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो, फिर यहाँ पे 11th के चैप्टर्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो इनके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये कुछ 10-12 चैप्टर्स हैं और इसी से अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, घुमाया जा सकता है। तो इनके अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाद में बाकी के आपको अगर थ्योरी याद है अच्छे से, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की उतनी जरूरत नहीं होती है, बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, काफी हो जाएगा। एक बार हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कभी देखा ही नहीं क्वेश्चन। अगर आपने एक बार किया है तो फिर कोई जरूरत नहीं है बार बार करने की। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ से जो भी गलती मिल रही है, जो भी मिस्टेक्स मिल रहे हैं, या तो आप उसको मार्क कर लो अपने नोट्स में या एनसीईआरटी में, या फिर उसको ऐड कर लो मिस्टेक्स को वहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ कि वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने हिस्ट्री में करवाया हुआ है, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप उस तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, मतलब कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा ये ऐसे कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ सकते थे इससे, तो वो सब चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलती है। तो अगर आप इस माइंडसेट पे नहीं पहुंच पाए, जहाँ पे आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहे हो कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस लाइन से, तो मतलब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी है। तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस रिसेंटली कर लो, और फिर आप अगर एनसीईआरटी के थ्योरी पे जाओगे तो आप ज़्यादा बेटर उसको रिवाइज कर पाओगे और अच्छे से इसको रिटेन कर पाओगे। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे ऐसे इसको आंसर करना है, या मैं ये गलती कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अगर आप करते हो तो बायोलॉजी में आपको 345+ लाना, और अच्छा दिन रहा आपका तो 360 लाने से कोई नहीं रुक सकता है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, वीडियो पसंद आई इसको लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।